तो स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। हमारे क्वेश्चंस अब कहीं पे शेयर कुछ करना नहीं है, अभी क्वेश्चन देखना है आप लोगों को और आंसर देने की कोशिश करनी है। ओके, तो देखिए जी, गांधी वांटेड टू रियलाइज ट्रुथ थ्रू द। अब गांधी जी चाहते थे कि जो सच्चाई है, आपको सच का सामना जो करना पड़े वो कैसा करना पड़े और कैसे एहसास आप कर सकते हैं, अहिंसा से, धर्म रिलीजन से, कर्म से और मेडिटेशन से। वो कहते हैं क्या, दैट इज गांधी वांटेड टू रियलाइज ट्रुथ थ्रू द अहिंसा, नॉन वायलेंस, क्योंकि ये शांति के प्रतीक है। ठीक है, और आपको पता होगा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हुई थी और वायलेंस हो गई थी, चोरी चोरी हत्याकांड हो गया था, चोरी चोरी हत्याकांड इंसिडेंट, तो उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दी थी। तो ऑब्वियसली बात है, आप समझ पा रहे होंगे, कहीं अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के ये पुजारी थे। दैट मींस ये ट्रुथ को पहचानने की बात कर रहे हैं अहिंसा से। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, अहिंसा। क्लियर? You must not lose faith in the humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. ये आपको पेपर में इस तरीके की स्टेटमेंट डाल के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपके किसी एग्जाम में आपको ऐसे राइटिंग आती है तो आपको इस तरीके से ऐसे मतलब लिख के भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि तालाब है, समुद्र है, उसमें मतलब अगर एक बूंद या थोड़ी सी बूंदे पानी की गंदी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा तालाब गंदा है। तो ये ह्यूमैनिटी के ऊपर भी बात कर रहा है कि अगर आप ह्यूमैनिटी में विश्वास रखते हैं तो आपको रखना है, आपको उसका फेथ लूज नहीं करना है। अगर लेट सपोज कि कुछ ह्यूमैनिटी नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी ह्यूमैनिटी करना छोड़ दें, मतलब देश का भविष्य, देश का वेलफेयर करना छोड़ दें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे काफी ऐसी संस्थाएं हैं जो खाना खिलाती हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए बहुत कुछ है और ह्यूमंस के लिए बहुत कुछ है, ओल्ड एजेस के लिए बहुत कुछ है। तो ये चीजें अगर हम मतलब कर रहे हैं लोग, ये ह्यूमैनिटी वर्क है। तो अगर कुछ इंसान नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो ये सारी जो भी एग्जांपल्स होती हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। क्लियर? एक चीज याद रखना, 2 अक्टूबर 1869 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और 30 जनवरी 1948 इनकी जो है डेथ डेट है। और नाथूराम गोडसे जी ने इनको गोली मारी थी और जो इनके लास्ट वर्ड थे गांधी जी के, दैट वाज हे राम। हे राम वाज द लास्ट वर्ड। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, मराठास जो पानीपत की लड़ाई में हार गए थे वो क्या थे, मतलब क्यों हार गए थे? व्हाट वाज द रीजन, क्यों हार गए थे जी? क्यों हार गए थे, क्या रीजन था? देखिए बहुत सारे रीजन थे। पहली बात तो जो बैटल हुई थी वो बैटल आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, थर्ड बैटल पानीपत की। ओके, एंड दैट इज इन द ईयर 1761 में। किसके साथ हुई थी? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में? मराठाओं के बीच में। अब ये मराठा सरकार की साइड से लड़ कौन रहा था? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, और बोलते हैं कि जो सदाशिवराव भाऊ हैं, मराठा हैं, इनको बहुत लोगों का साथ था पहले, लाइक फॉर एग्जांपल राजपूत, राजपुताना और सूरजमल, जो सूरजमल, ठीक है, जाटों के सरदार, सिख लोगों का बहुत सपोर्ट था। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई हुई तो इन लोगों ने इनका साथ ना देके अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ओके, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में एक तो ये रीजन था मराठा की हार का कि जो मराठा सरकार के दोस्त थे वो इनके साथ मिल गए थे। कहने का मतलब उन्होंने इनकी साइड से हथियार नहीं उठाए, और इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि इनकी साइड से लड़ रहे थे लेकिन इनकी तरफ हथियार नहीं उठाए, लड़े नहीं। ओके, नंबर 2, अहमद शाह अब्दाली है, ठीक है भाई, अब इधर अफगान से आ रहा है तो इसका मतलब इसके पास बहुत सारा जो है ये जो गन पाउडर टाइप बहुत सारी चीजें हैं, हथियार आधुनिक हैं, मॉडर्न टेक्निक के हथियार हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहां पे नहीं है। समझ में आया? 1761 में यहां पे कुछ नहीं है, इतना ज्यादा हाई लेवल का जो आर्टिलरी है वो यहां पे नहीं है जो यहां पे है। तो इन दो कारणों के कारण मराठा सरकार की जो है हार हुई थी। अब यहां पे रीजन ढूंढते हैं, क्या रीजन बनेगा? द मराठा डिड नॉट फाइट ब्रेवली,
Marathas were not equal to Afghans in the strength. Maratha army was short of food supply. Maratha were considered alien by the local population. क्या हुआ था रीजन? The reason was, what was the reason? जी, what was the reason? जी, तो रीजन वॉज द मराठा वर नॉट इक्वल टू द अफगान। ऑब्वियसली बात है यार, अफगानों की सेना इतनी बड़ी थी, मराठा सरकार के पास इतना नंबर भी नहीं था, और ऊपर से ये जो अफगान है ये सुपीरियर थे मराठाओं के। मैंने तुम्हें बता दिया रीजन, हथियार के मामले में, हर चीज के मामले में ये सुपीरियर थे। ओके, तो दैट वाज द रीजन ये हारे थे। कौन? दैट इज मराठास हारे थे। अब हमने बात करी कि इनकी जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इनके बीच में हुई थी। दो बैटल पहले भी हो रखी हैं। जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो 1526 के बीच में हुई थी, और इसमें कौन हारा था? इसमें जीता था बाबर और हारा कौन था? इब्राहिम लोदी। और सेकेंड बैटल जो हुई थी वो हुई थी 1556 में, और कौन लड़ रहा था? अकबर की साइड से कौन लड़ रहा था? बैरम खान। तो अकबर बैरम खान जीते थे, और किसको हराया था इन्होंने हराया था हेमू विक्रमादित्य को हराया था, तो ये जीते थे। ओके, तो ये आपकी बैटल थी यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। डायरेक्ट एक्शन डे जी, डायरेक्ट एक्शन डे क्या है? व्हाट वाज डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग? आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में, बताइए जी बताइए, हमारे भारत देश में जब हमारा संविधान बन रहा था, तो एक लास्ट में एक मिशन आता है, एंड दैट वाज कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये 24 मार्च को भारत देश में आता है, और अपनी रिकमेंडेशन में 1946 में दे देता है। ओके, अब ये संविधान बनाने की बात करते हैं, और ये कहते क्या है? हम असेंबली बनाएंगे, हम दो सेपरेट असेंबलीज नहीं बनाएंगे, फेडरेशन की सारी बातें करी गई, पावर्स डिवाइडेड करने की बातें करी गई, सब कुछ बात हुई। तो यहां पे इनकी बातों को इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मान जाती है और मुस्लिम लीग भी मान जाती है। पॉइंट समझ में आया? लेकिन बाद में यह है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पहले तो मान जाती है, लेकिन सेकेंड टाइम वो कहती है कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जो आप बातें कह रहे हो। तो सेकेंड टाइम उन्होंने क्या कहा कि कुछ चेंजेस करो। और उधर मुस्लिम लीग जो है पहले मानी हुई थी, जैसे ही इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि इसमें कुछ बदलाव करना है, तो अब जो मुस्लिम लीग है वो पर ही हट गई, क्योंकि इससे पहले कैबिनेट मिशन प्लान से पहले बहुत सारे प्लान, बहुत सारे मिशन आते हैं, और वहां पे मुस्लिम लीग सिर्फ एक ही बात बोलती है, पाकिस्तान। पॉइंट समझ में आया? तो जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार हां करके दूसरी बार ना किया, यानी कि चेंजेस करवाने की बात करी, तो मुस्लिम लीग पीछे हट गई, और उन्होंने बोला लड़के लेंगे पाकिस्तान। लड़के लेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या है? कि हमें पाकिस्तान तो ये दे नहीं रहे, लड़के लेंगे पाकिस्तान। एंड दैट डे इज डायरेक्ट एक्शन डे। पॉइंट समझ में आया? दैट डे इज डायरेक्ट एक्शन डे, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और ये दिन कौन सा था? ये दिन था 16 अगस्त 1946 का। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 16 अगस्त 1946। पूरे इंडिया में जो है ये मतलब मास किलिंग होने लगी, ठीक है, हिंदू मुसलमान वाली बातें होने लगी पूरे भारत देश में। और मेनली जो अफेक्टेड स्टेट थी हमारी, मेनली अफेक्टेड स्टेट, दैट वाज कैलकाटा। मतलब कैलकाटा उस टाइम पे सबसे अफेक्टेड थी, और कैलकाटा में भी कुछ गांव बड़े अफेक्टेड थे, जैसे कि खास करके नोखाली डिस्ट्रिक्ट, क्लियर, जो आजकल बांग्लादेश में है। अब बात यहां पे ये है, जब भारत देश भी आजाद हो रहा था, यानी कि रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, इंडिया और पाकिस्तान को आजाद किया हुआ था, तो उस टाइम पे जो गांधी जी हैं वो नोखाली डिस्ट्रिक्ट में ही थे, और वो कर क्या रहे थे वहां पे?
वो कर क्या रहे थे वहां पे? वो कर रहे थे भाई हिंदू मुसलमान के जो झगड़े हैं, ये मैसेकर किलिंग्स जो हो रही हैं, इनको सॉल्व कर रहे थे। पॉइंट समझ में आया? तो ये वर्ड यूज किए गए थे यहां पे। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जी किस तरीके से आपने देखी होगी, मूवीज भी देखी होंगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली मूवीज देखी होंगी। तो इस तरीके से गलियों में लाशों के ढेर पड़ गए थे यहां पे, और कोई भी दिख नहीं रहा था इंडिया में। पॉइंट समझ में आया? सब लोग बस बंद घरों में। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं आगे। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था इंडियंस द्वारा, बायकॉट किया गया था, ऐसा क्यों? पहली बात तो साइमन कमीशन है क्या? इसके चेयरपर्सन साइमन है, और इसमें टोटल 7 लोग हैं, 7 पीपल आर देयर। अब बात यह है, ये बनता कब है? नवंबर 1927 में इस कमीशन को बनाया जाता है, और भारत में आता है 1928 में, जिसको इंडियंस लोग क्या करते हैं? बायकॉट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये कमीशन बनाया क्यों गया था? रीजन वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। The reason was Government of India Act 1919, Montagu Chelmsford Reform 1919, जहां पे इन्होंने बात क्या करी थी? प्रोविंशियल डायरकी, प्रांतों में द्वैत शासन की बात करी थी, और इन्होंने बोला था कि हम आपको पावर 10 सालों के लिए दे रहे हैं, और 10 सालों के बाद अगर हमें लगता हुआ आपको संविधानिक और चीजों की जरूरत है, तो हम आपको एक कमीशन बना के देंगे, और वो कमीशन जो है आगे आपको चीजें प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब साइमन कमीशन भारत में आया है फॉर व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए, संवैधानिक उपचारों के लिए आया है। अब क्वेश्चन ये है, इसका बायकॉट क्यों किया गया? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो 7 लोग थे वो अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन मेंबर वहां पे नहीं था, जिसके कारण इसका बहिष्कार किया गया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इट प्रपोज नहीं, ये नहीं बनेगा। इट वॉज ऑल व्हाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर थर्ड। पॉइंट समझ में आया तुम्हें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जी वही है जो हमने बात करी है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास किया एक फेमस रेजोल्यूशन नॉन कॉपरेशन का। नॉन कॉपरेशन का 1920 में, और उनका सेशन कब हुआ था? आई मीन कहां पे हुआ था जी? कहां पे ये सेशन हुआ था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जी, ये जो आपका सेशन है, जो कांग्रेस का सेशन है 1920 का, ये सेशन हुआ था सितंबर में, सितंबर 1920 के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, वो लॉन्च होगी थी 1 अगस्त 1920 को। लेकिन ये डिफरेंस क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। पूरा देश इकट्ठा हो गया था, पूरा मास बेस्ड मूवमेंट बन गई थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आ चुके हैं, इवन विमेन सब लोग आ चुके हैं। गांधी जी ने यहां पे बोला था कि हम 1 साल में आजादी ले लेंगे, 1 साल में आजादी ले लेंगे यहां पे। ओके, गांधी जी ने ये बोल दिया। लेकिन बात यहां पे ये है कि गांधी जी ने बोला आप टिक के बैठ जाओ, बस 1 साल में आजादी ले लेंगे, नॉन कॉपरेट करो, मतलब कॉपरेट नहीं करना उनके साथ, स्वदेशी अपनाओ। चरखे को सिंबल बनाया, और जो खादी है उसको नेशनल ड्रेस के रूप में आगे किया। और यहां पे गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को लॉन्च कर दिया ये मूवमेंट, और सेम डे बाल गंगाधर तिलक जी की भी डेथ हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आईएनसी ने, जो उस टाइम की बहुत बड़ी पार्टी थी, उन्होंने लॉन्च नहीं किया था। उन्होंने लॉन्च किया था सितंबर 1920 में। और ये सेशन कहां पे हुआ था? दैट वाज द कलकत्ता सेशन 1920 का, कलकत्ता सेशन में, आंसर नंबर डी। अब क्वेश्चन ये है, कलकत्ता सेशन में आईएनसी के चेयरपर्सन कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वाज द चेयरपर्सन। क्लियर हो गया तुम्हें? और ये सेशन हुआ, उसके बाद दोबारा से फिर एक जो है एक मीटिंग स्पेशल सेशन होता है, कब? नवंबर में। नवंबर 1920 में भी दोबारा से मिलते हैं कौन? आईएनसी वाले लोग, नागपुर के अंतर्गत, और इसमें दोबारा से नॉन कॉपरेशन की बातें दोबारा ये करते हैं। तो ये सारी कहानी है जी इसके पीछे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? डी ऑप्शन बनेगा, कलकत्ता इज द करेक्ट वन, कलकत्ता। चलिए जी, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, पढ़ाने को मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? फटाफट टक 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 निकलो और हो गया क्लास।
यहां पे हर क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बोला था लग बहुत आसान रहा होगा, लेकिन हर क्वेश्चन के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स के साथ जो है एनालिटिकल काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेपर में आजकल सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो एनालिटिकल पूछ रहा है। भाई कहानी बताओ, कहानी मतलब उसका एनालिसिस बताओ कि है क्या था, मतलब क्या था, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुमने पुराने ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ना है तो अलग बात है, तो दिस चैनल इज नॉट फॉर यू, ओके। जहां पे ट्रेडिशनल पढ़ाते हैं गांधी जी आए 1 अगस्त को, ये किया वो किया और निकले आगे। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ गांधी जी मोरल फिलॉसफी। गांधी जी की फिलॉसफी के ऊपर यहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हमारे संविधान में भी हैं, तो यहां पे उन्होंने किस चीज के बारे में बात करी थी? उन्होंने बात करी थी यहां पे प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर्स ऑफ द काउस, जो गायों का वध करते हैं उनको प्रतिषेध, उनको खत्म करने की यहां पे बात करी गई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। और साथ के साथ अगर आपको ये ऑप्शन आ गया, ये तो सही है, इसके साथ साथ गांधी जी ने और क्या बोलते थे? वो पावर चाहते थे विलेजेस को, पावर चाहते थे विलेजेस को, और आपकी कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉटेज इंडस्ट्रीज को सेटअप भी करना चाहते थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, आंसर नंबर सी। चलिए जी आगे बताइए। पहला वायसराय जो भारत देश में आया था, कहां का? पोर्तुगीज का। वो कौन था? और वो पर्सन है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी बताई थी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ये कहता क्या है, कौन है ये? तो तुम लोग बताओगे। ये ब्लू वाटर पॉलिसी ये है कि ये कहता क्या है कि समुद्र के ऊपर रूल कर लो, सी रूट के ऊपर रूट कंट्रोल कर लो। भाई पैसे तुम्हारे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस करना है, सी रूट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की बातें इन्होंने करी थी, एंड दैट पर्सन इज द फ्रांसिस्को डी एल्मिडा इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 3, फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर होगा तुम्हें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो पहला फर्स्ट गवर्नर है आपका, जो एलबी क्यूरिक्यू है ये सेकंड है। और ये वो पर्सन है एलबी क्यूरिक्यू जिसने 1510 में गोवा कैप्चर किया था। गोवा, ठीक है, कहां से? बीजापुर के सुल्तान से, सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर सुल्तान से इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था और गोवा को कैपिटल भी बनाया था। और हमारे भारत देश में पहले आने वाले पोर्तुगीज हैं, लास्ट में जाने वाले भी पोर्तुगीज हैं। और हमने जब गोवा को आजाद करवाया था 1961 में, एंड ऑपरेशन वाज ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, और पोर्तुगीज से हमने इनको आजाद करवाया था। पहला पर्सन जो आया था वो कौन था? वास्को डी गामा। ओके, कब आया था? 1498 में। कहां पे पहुंचा था भारत देश में? कैलिकट में। कैलिकट का राजा कौन था? जैमोरिन। और कौन से रास्ते से आया था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है, और इसमें क्वेश्चन है, ये कुछ लीडर्स के नाम हैं और ये पार्टीज के नाम है, कहां से वो एसोसिएट करती हैं या करते हैं। नंबर 1 सरोजिनी नायडू। यहां पे सरोजिनी नायडू जो बिलोंग करती हैं वो बिलोंग करती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नंबर 2, अब सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की चेयरपर्सन भी रही थी, आईएनसी की चेयरपर्सन रही थी 1925 के सेशन में, और वो था कानपुर सेशन, कानपुर सेशन था वो। ओके, और ये सेकंड फीमेल बनी थी, लेकिन अदरवाइज फर्स्ट इंडियन फीमेल बनी थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्यों बनी थी? क्योंकि फर्स्ट कौन बनी थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता सेशन में, लेकिन वो इंडियन नहीं थी, वो आपकी आयरलैंड से आई हुई लेडी थी। नंबर 2 मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना तो तुम्हें पता ही है, मुस्लिम लीग के साथ बिलोंग करते हैं, सो 2-1। देन तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू वो हैं जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने जो तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो तेज बहादुर सप्रू ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये बनेगा जी, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। नंबर 4 वीडी सावरकर हिंदू महासभा से बिलोंग करते हैं। नंबर 3 हिंदू महासभा 1915 में सेटअप करी जाती है आपकी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेटअप करी जाती है। मदन मोहन मालवीय इज द मेन पर्सन हियर, वीडी सावरकर भी उनके साथ हैं। वीडी सावरकर वो पर्सन हैं जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक भी लिखी है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इनको भेजा गया था कहां पे?
दैट इज द काले पानी की जेल, सेलुलर जेल, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। और इन्होंने जेल की दीवारों पे पूरी इंडिया की हिस्ट्री लिख दी थी, किन्होंने, दैट इज वीडी सावरकर जी ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये हिंदू महासभा से बिलोंग करते हैं। तो 2 1 4 3 बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। 2 1 4 3 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी जो हैं, इनमें किसकी राइटिंग से बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे? गांधी जी 3 लोगों की जो है बातों से बड़े जो इन्फ्लुएंस हुए थे। एक तो थे जॉन रस्किन, जॉन रस्किन, ठीक है। और जॉन रस्किन की जो पुस्तक थी, एंड दैट वाज अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, ये बुक का नाम है, ओके। और इस बुक से इन्होंने सर्वोदय का प्लान लिया था, सर्वोदय, ठीक है, सबका उदय, राइजिंग ऑफ ऑल, ये कॉन्सेप्ट इस बुक से लिया था। तो नंबर 1 पर्सन है जॉन रस्किन। नंबर टू पर्सन जो आते हैं वो है थोरू। नंबर 2 पर्सन इज थोरू। थोरू से इन्होंने आइडिया लिया था सिविल डिसओबीडियंस का, सिविल डिसओबीडियंस का आइडिया लिया था यहां से, ओके। 3rd पर्सन आते हैं लियो टॉल्स्टॉय, ये बनेगा 4 ऑप्शन, लियो टॉल्स्टॉय। और लियो टॉल्स्टॉय जो इनकी बुक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ओके। तो इस पुस्तक से इन्होंने आइडिया लिया था किस चीज का, दैट वाज जो मतलब ये वाला, ठीक है। तो बात यहां पे ये है कि ये सारी पुस्तकों से प्रभावित हैं, कौन, दैट इज आपके महात्मा गांधी जी। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन, टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। जी अगला क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को जेल भेजा गया था, वो कहां पे भेजा था? बाल गंगाधर तिलक जी को रीजन क्या था? पहले तो जेल भेजने का रीजन क्या था? मांडले जेल भेजा गया है बर्मा में, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन। रीजन क्या था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के ऊपर गोलियां चलाई थी, जो किंग्सफोर्ड के ऊपर गोलियां चलाई थी, किसने चलाई थी? दैट इज खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की, इन्होंने गोलियां चलाई थी। इन्होंने तो अपने आप को गोली मार ली थी अपने आप उसी टाइम में, इनको फांसी हुई थी बाद में। अब क्वेश्चन ये है, जो आपके ये कौन है बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी का एक पेपर है केसरी, केसरी, ठीक है, जो मराठी भाषा में लिखा जाता है। अब बात यह है केसरी भाषा, केसरी पेपर में बाल गंगाधर तिलक जी ने इन लोगों को सपोर्ट कर दिया कि यार ये बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने इन लोगों को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और साथ के साथ ये कहते कि यार ये बहुत अच्छी चीज है फॉर द इमीडिएट स्वराज, कि अगर आपको स्वराज चाहिए, अगर आपको सेल्फ रूल चाहिए, अपना राज चाहिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका अपनाया है इन बच्चों ने। ये बातें बोली किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने, क्लियर। तो इसके बाद जो है इनको भाई जेल हो गई, मांडले जेल भेज दिया गया। अब क्वेश्चन ये है, जब ये मांडले जेल थे ना, तो इन्होंने वहां पे एक बुक लिखी थी। एनीवन, कोई मुझे बता सकता है इस बुक का नाम क्या है? जब मांडले जेल थे तो इन्होंने जेल से एक बुक लिखी थी, व्हाट? यस, दैट इज गीता रहस्य, गीता रहस्य। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया तुम्हें? ये याद रखना है तुम्हें। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, मांडले। देखो मैं चीज बताता हूं तुम्हें, बाल गंगाधर तिलक जी के पॉइंट्स में तुम्हें बताने बैठ जाऊं ना तो आज पूरी क्लास 1 घंटा 2 घंटे हम बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर बोल सकते हैं, जो मैं पहले करता भी था और मैं बोलता भी था। लेकिन बात यह है आजकल क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें पहले बोला है, एग्जाम का पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है। वहां पे मांडले जेल सीधा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहानी पूछी जाएगी, क्यों थे, गए क्यों थे, कैसा हुआ था, फिर जेल में जाके इन्होंने ये बुक लिखी या नहीं लिखी, ये चीजें आने लग गई हैं अब एग्जाम में। पॉइंट समझ में आया? तभी आपने देखा होगा कि जब मैं आपको अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जब लेटेस्ट आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने पढ़ाने का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन, एनालिटिकल वाले क्वेश्चन पूछने लग गया है, रेदर देन इसका आंसर ये है और इसके 10 फैक्ट बता दिए। अब नहीं है, अब कहानियां चेंज हो चुकी हैं एग्जामिनर की, ये ध्यान रखो इन चीजों का। चलिए जी,
2 states which had non-Congress ministry in 1937 were। देखो जी, हमारे भारत देश में जो 37 में 11 प्रोविंस में आपके इलेक्शन हुए थे, 8 में कांग्रेस जीती थी और 2 में आपकी जो है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन का मतलब क्या होता है? रली मिली सरकार। और मुस्लिम लीग कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। पॉइंट समझ में आया? और कांग्रेस ने बंगाल और पंजाब में जो है कोई अपनी जो है जीत हासिल नहीं करी थी। यहां पे कोलिशन यानी कि रली मिली सरकार यहां पे बनी थी। दैट मींस बंगाल और पंजाब। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि बंगाल में कौन सी पार्टी थी और पंजाब में कौन सी पार्टी के लीडर जो हैं बने थे। देखिए, अगर मैं बंगाल की बात करता हूं, यहां पे एक पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी, ओके। और इसके लीडर कौन थे? दैट इज फजलुल उल हक। फजलुल उल हक। फिर पंजाब में कौन जीता था? यूनियनिस्ट पार्टी। अब यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर कौन है यहां पे? सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर 1। क्लियर? आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान रखना, 37 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग के पास कोई भी सीट नहीं थी। पॉइंट समझ में आया? तो कोई भी जगह से वो जीते नहीं थे। सिर्फ पंजाब और बंगाल में कोलिशन रली मिली सरकार यहां पे बनी थी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी, पंजाब और बंगाल। और यहां पे कुछ नहीं था, सिंध में कुछ भी नहीं था। ठीक है ना? क्योंकि सिंध में एक यूनाइटेड पार्टी जो है यहां पे बनी थी, यूनाइटेड पार्टी। बट वो लेना देना दूर दूर तक ना आईएनसी का लेना था, ना आपका मुस्लिम लीग का लेना देना था यहां पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया किसे कहा जाता है? प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया किसे कहा जाता है? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये आप बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है? मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा, 1 मिनट क्या 30 सेकंड का पॉज लेंगे और देखते हैं कि कौन आंसर बताता है यहां पे। अब यहां पे देखो गड़बड़ कहां पे होती है तुम्हारे समझने में। तुम यहां पे क्वेश्चन क्या समझ रहे हो? प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया इज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कब से प्रॉफिट हो गए भाई? कब से हो गए? ठीक है, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया जो है वो है श्री रामाकृष्णा जी। श्री रामाकृष्णा कौन है? ये वो है रामाकृष्णा परमहंस। रामाकृष्णा परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद जो हैं उन्होंने रामाकृष्णा जी को बोला था प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। पॉइंट समझ में आया? तो आंसर इसका क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, श्री रामाकृष्णा परमहंस जी को बोला जाता है। आंसर नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये रामाकृष्णा परमहंस जो हैं इनका ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय। गदोदर चट्टोपाध्याय। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उनके शिष्य कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो हैं इन्होंने जो है आपका क्या सेटअप किया था? कौन सा मिशन था? रामाकृष्णा मिशन, इनके गुरुजी के नाम पे। और इन्होंने बहुत सारे मठ भी बनाए थे। और स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता। नरेंद्रनाथ दत्ता जी को विवेकानंद का टाइटल मिला था और किसने दिया था? अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने टाइटल दिया था, अजीत सिंह खेत्री के। ओके, अब क्वेश्चन ये है विवेकानंद जी का दिवस नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। वेरी इंपॉर्टेंट। विवेकानंद जी ने 1893 वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन दी थी और यहां पे बोला था दैट इज इंडियंस एंड अमेरिकन आर ब्रदर एंड सिस्टर। ये वर्ड यूज किए गए थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना है। अब जो बच्चे आप कह रहे थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में। राजा का टाइटल इनको किसने दिया था? अकबर सेकंड ने टाइटल दिया था। अकबर सेकंड ने ये टाइटल दिया था। ठीक है। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के फाउंडर हैं, आर्य समाज के फाउंडर 1875 बॉम्बे में। अब बात यहां पे ये है दयानंद सरस्वती जो हैं ये कहते हैं गो बैक टू वेदास। ये कहते हैं इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन देते हैं। ये स्वराज वर्ड जिन्होंने दिया है वो दयानंद सरस्वती हैं। इनका ओरिजिनल नेम क्या है?
मूल शंकर है। ओके, तो इसीलिए जब वेदास की बात करते हैं, ये 3 पुस्तकें लिखते हैं, वेद भाष्य भूमिका और सत्यारथ प्रकाश। तो ऑल दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। मैंने इसीलिए तुम्हें बोला है कि भागो मत, रट्टाफिकेशन मत मारो। हिस्ट्री रट्टा मारने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। समझोगे तो तुम्हें फैक्ट्स याद होंगे, अदरवाइज तो भाई तुम जैसे मर्जी पढ़ते चले जाओ, वो तुम्हारी इच्छा है, वो तुम्हारी श्रद्धा है, जैसे मर्जी कर लो। ओके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसे हम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जानते हैं, और ये जो है आपका 1784 में बनाया गया था। क्या हो गया जी, क्या कह रहा है ये बच्चा, देखने दो। सर प्लीज काइंडली अपलोड द कंटेंट रिलेटेड, ये क्या, अरे भाई किसका कंटेंट दे रहे हैं हम, सभी का ही तो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ लो यार। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1784 में सेटअप करी गई थी बाय द विलियम जॉन्स, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन है, नॉट वाइसरॉय, गवर्नर जनरल है बंगाल का, एंड दैट पर्सन इज वॉरेन हास्टिंग। ओके, अब क्वेश्चन ये है, ये विलियम जॉन्स तो क्लियर हो गया है, लेकिन इसके साथ मैं हमेशा एक पॉइंट बताता हूं आपको, चार्ल्स विल्किन। चार्ल्स विल्किन वो पर्सन है जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ओके, और सर ये जॉन मार्शल कौन है, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड दिया था, वर्ड क्वाइंड बाय जॉन मार्शल। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, आरडी बनर्जी ने ढूंढा था मोहनजोदारो 1922 में, ठीक है, 1922 में। माउंट ऑफ द डेड कहते हैं, मृतकों का टीला। ओके, नखली स्थान, ओएसिस ऑफ सिंध, ओएसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि सिंध में उपजाऊ भूमि। ओके, नेक्स्ट, मोहनजोदारो में सबसे बड़ी साइट क्या थी, दैट इज ग्रेट ग्रेनरी, जहां पे खाना स्टोर करते थे, ये खाना स्टोर करते थे। पॉइंट समझ में आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। विलियम बेंटिक की अगर मैं बात करता हूं, ये कौन है, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, 1833 में बने थे। इन्होंने सती प्रथा को खत्म करवाया था। सती प्रथा खत्म कब हुई थी, 1829 में, और योगदान किसने दिया था, राजा राम मोहन राय जी ने योगदान दिया था। इन्होंने इंग्लिश भाषा को इंट्रोड्यूस किया था, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने वाले ये पर्सन है 1835 में, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी थी, मैकॉले की। अब मैकॉले की रिकमेंडेशन थी, और मैकॉले को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज सर विलियम जॉन्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। दांडी मार्च कब हुआ था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दांडी मार्च हुआ कब था, ये आपका सॉल्ट सत्याग्रह है, सॉल्ट सत्याग्रह है। देखो अंग्रेजों ने सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली कर ली थी, ठीक है भाई, हमारा ही है सॉल्ट, अदरवाइज नेचर बना रही थी सॉल्ट, तो इन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली, हमने कुछ नहीं बोला, इन्होंने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, तब हमने बोला, तब हमने दांडी मार्च किया था। गांधी जी यहां पे साबरमती आश्रम से गए, कहां पे, दांडी पहुंचे थे, और ये कब हुआ था, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, और ईयर कौन सा था, 1930, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये सीन चला था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इसमें 24 दिनों का समय हुआ, 240 माइल्स का रास्ता कवर किया, ठीक है, 385 किलोमीटर का रास्ता कवर किया। गांधी जी के साथ 78 लोग, 78 लोग थे, और टोटल बन गए कितने, 79 पीपल वर इन द दांडी मार्च। और एक चीज ध्यान रखना,
जब दांडी पहुंचे थे, सॉल्ट को क्रश किया था, टैक्स देने से मना किया था, और उसके बाद से गांधी जी जो हैं आपके साबरमती आश्रम लौट के नहीं आए, उसके बाद कभी भी लौट के नहीं आए। और इन्होंने बोला था मैं आजादी के बाद ही अब साबरमती आश्रम जाऊंगा, और उसके बाद ये फिर कहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, वर्धा आश्रम पे, महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम में। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, तो ये स्टार्ट कब होती है यार, 12 मार्च 1930 में स्टार्ट होती है। ओके, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, आंसर नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, पहले पर्सन जिन्होंने बताया था दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस जी, एक्चुअली 1907 में 1907 एक बुक है जो कि इंडियन डेली पेपर था जिसका नाम था वंदे मातरम। एक पेपर था वंदे मातरम, ठीक है। उसके अंतर्गत एक टाइटल आता था, उसके अंतर्गत एक टाइटल आता था, एंड दैट टाइटल वाज न्यू थॉट। टाइटल था न्यू थॉट, ओके, न्यू थॉट। तो उसमें ये पैसिव रेजिस्टेंस की बातें करी गई थी, और बाद में इस सभी चीजों का रूप 1907 यानी कि देश आजाद होने के बाद 1948 में एक बुक की फॉर्म में किया गया, और उस बुक का मतलब भी क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बुक का नाम रखा गया था। अब ये कौन है पर्सन, ये है जी अरबिंदो घोष। आंसर नंबर बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष वो पर्सन है जिन्होंने पुडुचेरी के अंदर आश्रम भी बनाया था। ये वो पर्सन है जिनके ऊपर ये मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था ना, जिसमें दो बच्चों ने किंग्सफोर्ड के ऊपर गोलियां चलाई थी, प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। तो उसके चक्कर में इनको पकड़ा गया था। अब अरबिंदो घोष का जो केस था, इनके केस को लड़ा किसने था, सीआर दास। सीआर दास जो हैं ये लॉयर थे, इनके केस को लड़ने के लिए आगे आए थे। ओके, ये पॉइंट आ जाते हैं पेपर में, नोट डाउन करते रहना, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। चलिए जी, बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, इनकी मैंने आपको बता दिया था, डेथ वाली बात बता दी थी। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इन्होंने वर्ड यूज किया था, और इन्होंने होम रूल लीग के बारे में बात करी थी 1916 में, और इन्होंने स्टार्ट कराई थी महाराष्ट्र में, एंड पुणे में हेडक्वार्टर बने थे। एक चीज ध्यान रखना, महाराष्ट्र में हर जगह के ऊपर इनकी जो है ये होम रूल लीग चली थी, लेकिन एक जगह के ऊपर नहीं थी, दैट वाज बॉम्बे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, वहां पे नहीं थी। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। क्योंकि महाराष्ट्र में स्टार्ट करी, हेडक्वार्टर पुणे, लेकिन बॉम्बे में नहीं थी होम रूल लीग। लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करते हैं। इनका एक पुस्तक लिख लो जी, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया भी इन्होंने लिखी है, यंग इंडिया। और यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी जी की है, महात्मा गांधी जी की भी है। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से इनको जानते हैं, ओके। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, और ये पॉलिटिकल गुरु हैं किसके, गांधी जी के। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में, 1905 जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, तब इन्होंने उस टाइम पे लॉन्च करी थी ये। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर नंबर बी, अरबिंदो घोष। चलिए, इनमें से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है, पेरियार जी, पेरियार किसे कहते हैं। देखिए, तमिल भाषा में जो पेरियार का मतलब होता है वो होता है एल्डर। एल्डर मतलब सबसे बड़ा। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ओके। ईवी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं। आंसर नंबर सी ऑप्शन, ओके। आंसर नंबर सी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, ओके। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को हम और क्या कहते हैं, द्रविडियन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं।
तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट, तो आंसर इसमें आप क्या डालेंगे, अगेन आपके नायकर साहब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन, ये तो अभी बात करी थी हमने, किसके कहने पे हुआ था, मैकॉले के कहने पे हुआ था। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। सैडलर कमीशन आया था 1917 में, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी दिक्कतें हैं, खास करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसके रिफॉर्म के लिए सैडलर कमीशन को बिठाया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया तुम्हें? यस। और लॉर्ड एल्गिन वो पर्सन है जिन्होंने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया था। आपको पता है वहाबी मूवमेंट क्या था, जिसमें इस्लाम को प्यूरिफाई करना था, लोगों को बोलना था जो इस्लाम बोलता है वो करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मुस्लिम लोगों को प्योरीफाई करके इस्लाम को अपनाने की बात करी गई थी। और यहां पे वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किसने की थी, सैयद अहमद बरेलवी ने स्टार्ट करी थी। सैयद अहमद बरेलवी, समझ में आया तुम्हें? तो ये पॉइंट याद रखना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सेकंड, मैकॉले इज द करेक्ट आंसर, मैकॉले। चलिए जी आगे बात करते हैं। पता लग रहा है कुछ है? जब बस सर आगे करो, सर आगे करो, बस हो गया सर। Portuguese built their first fort on the Indian soil in the territory of Raja of किसके? देखो सीधी सी बात है, ये पहला फोर्ट किसने बनाया था, एल्ब्यूक्यूरिक्यू ने, ये जो सेकंड आपका गवर्नर था, ठीक है ना। तो ये कहां पे बनाया गया था, कोचीन में, कोचीन में बनाया गया था। क्लियर हो गया तुम्हें? आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका, जी बी ऑप्शन बनेगा। और ये कब बनाया गया था, 1503 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टैटिक पॉइंट थे, स्टैटिक क्वेश्चन था। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आर्य समाज इज अगेंस्ट, आर्य समाज जो है वो किस चीज के अगेंस्ट है? वो बात करता है कि ज्यादा भगवानों को मानने की बात करता है कि उसके अगेंस्ट है ये, एनिमल सैक्रिफाइस के अगेंस्ट है ये, ठीक है, और आपके जो प्रीस्टी क्लास होती है उसके अगेंस्ट है, मतलब ब्राह्मणिज्म जो टॉप मोस्ट है वो उसके अगेंस्ट है, और प्लस पिलग्रिमेज जो यात्राएं करते हैं, धर्म यात्राएं करते हैं, उन चीजों के अगेंस्ट है। और इनमें किस चीज के अगेंस्ट है, अगेन दैट इज द रिचुअल्स एंड द आइडल वर्शिप, आंसर नंबर बी। और इनके बारे में हमने सब पढ़ लिया है, मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो आपको कहानी समझ आ गई है कि पीछे ये क्यों, किसके अगेंस्ट है। तभी ये कह रहे हैं गो बैक टू वेदास, वेदों को पढ़ो, वही है नॉलेज हमारी। इसीलिए बोलते हैं स्वराज, इंडिया फॉर इंडियंस, तभी पुस्तकें लिखी जाती हैं, वेद भाषा भूमिका, सत्यरथ प्रकाश, ये सब चीजें। तो आंसर नंबर बी ऑप्शन। कौन से पर्सन सबसे ज्यादा बेनिफिट खाए थे जब ब्रिटिश एम्पायर ने ये आपका ये सिस्टम लगा दिया था? सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था अंग्रेजों में से? देखो आपको पता है रेवेन्यू पॉलिसी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहां पे परमानेंट सेटलमेंट में ऑफ बंगाल जिसे हम जमींदारी कहते हैं, यहां पे महलवाड़ी और यहां पे रेवतवाड़ी स्टार्ट किया था। जहां पे जमींदारों को अपॉइंट किया जाता था वो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरियाज में। जहां पे बात करी थी जमींदार खड़ा है, जमींदार जो है किसानों से टैक्स लेगा और वो आगे देगा अंग्रेजों को, ठीक है। जमींदार की भूमि जो भूमि होती थी वो टैक्स फ्री होती थी, इसीलिए जमींदार डबल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, वो अंग्रेजों को भी टैक्स कम दे रहा था क्योंकि वो अपनी जो उनकी जमीनें हैं वो अपने नाम करवा लेता था, ठीक है, और उनको कुछ पैसे दे देता था और उसी में टैक्स में ही निकल जाते थे उसके पैसे। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसने खाया था, जमींदारों ने। ओके, जमींदार तभी अगर जब देखा जाए हमारा भारत देश बन गया, मतलब भारत देश का संविधान बन गया, तो इंडिया में जब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया हमारा संविधान, और हमारे सामने एक बात आई कि हम एक बात करना तो भूल गए, क्या, जमींदारों की बात। क्योंकि जमींदारों के पास क्या थी, बड़ी बड़ी भूमि, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें रह गई थी और आम किसान तो खत्म हो रहा था, इसीलिए इन्होंने जमींदारी सिस्टम को पहले खत्म किया था। दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो इसका मतलब अंग्रेजों से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था रेवेन्यू सिस्टम से, जमींदारों को।
क्लियर? क्योंकि यहां पे महलवाड़ी में तो पूरा का पूरा गांव टैक्स इकट्ठा भर के आता था, रियोतवाड़ी में एक एक किसान टैक्स भर के आता था। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया तुम्हें? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, दैट इज सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा फैक्ट वाला डेटा जो पेपर में आ जाता है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। किसकी रिकमेंडेशन से? जॉन शोर की रिकमेंडेशन से। जॉन शोर की रिकमेंडेशन से महलवाड़ी सिस्टम सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था इस चीज को, और बाद में इसको प्रचलित किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। रियोतवाड़ी प्रथा जो है चार्ल्स रीड, थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। ये ध्यान रखना है, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये देख लो जी, आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लीडर्स के नाम हैं, इन लीडर्स को बताना है आपको, इनके निकनेम्स क्या हैं यहां पे। खान अब्दुल गफार खान, इनको हम कहते हैं फ्रंटियर गांधी। नंबर 2 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी। नंबर 3 मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। तो 2 3 1 4 बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। 2 3 1 4 आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन यहां पे कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो पेपर में पूछी जा सकती है आपसे, जैसे कि खान अब्दुल गफार खान, ये जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज फ्रंटियर गांधी तो कहते हैं। ये जो हैं रेड शर्ट पहनते हैं, खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। पेशावर के अंदर इन्होंने सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका स्टार्ट किया था। ओके। और प्लस जो है दादा भाई नौरोजी, इनका एक पेपर है रस्त गुफ्तार, वो याद रखना। और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी हमें बताई थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? मोहनदास करमचंद गांधी जी को टाइटल मिला था महात्मा का, कहां से मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी से। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था? अगेन महात्मा गांधी जी ने टाइटल दिया था। ओके, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं तुम लोगों ने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट, ये तो भाई गलत लिखा हुआ है, इट्स नॉट 1932, नॉट 34। पूना पैक्ट 1932, जिसे हम गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी के साइन हैं। ये किस चीज के लिए प्रोवाइड किया गया था? सो दिस वाज फॉर, दैट इज रिजर्वेशन। बताओ 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 बताओ, देखता हूं मैं क्या आंसर लगाते हो तुम। और एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए पेपर में, एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेते हैं, 24 सितंबर 1932, क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट है। बताओ आप इसका आंसर बताओ, इसमें आंसर क्या बनेगा? इसमें आंसर क्या बनेगा? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है? 90% बच्चे गलत दे रहे हैं आंसर। हम्म यार सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट तो वो चाह रहे थे। कौन? ये तुम्हारे अंग्रेज। हमने ज्वाइंट इलेक्टोरेट बोला था विद रिजर्वेशन ऑफ हरिजन्स। समझ में आया? पढ़ लो दोबारा से एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो। हम्म क्योंकि हमने रिजर्वेशन की बात करी थी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके चलिए, अब यहां पे आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे क्या होगा।
कम्युनल अवार्ड ये क्या था? प्लेसिंग अनटचेबल विद द इन द सेम इलेक्टोरेट with Hindus, but reserving the seat within the Hindu electorate। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ? इसका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ? नॉट एट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? ज्वाइंट इलेक्टोरेट। दूसरा इन्होंने क्या बात करी थी? रिजर्वेशन सीटों की। समझ में आया? तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? इन द सेम इलेक्टोरेट मतलब ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो गया। और दूसरा क्या बोला? सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स को रिजर्व किया जाएगा यहां पे। तो ध्यान से गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में, जल्दबाजी में भाई सेपरेट इलेक्टोरेट टिक करो और निकलो आगे। समझ में आया? तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। चलिए जी, गांधी जी की टीचिंग्स के बारे में क्वेश्चन है। गांधी जी की टीचिंग्स जो हैं वो किस चीज के ऊपर बात करती हैं? यहां पे गांधी जी की टीचिंग्स ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं, रिलीजन के बारे में और सत्याग्रह के बारे में। तो भाई बताओ जी, गांधी जी की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स यहां पे कौन सी हैं? देखो, वो ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, वो ट्रुथफुलनेस के बारे में बात करते हैं, नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, रिलीजन की बात उन्होंने नहीं करी है। तो वो इसका आंसर बनेगा ए बी डी। ठीक है, ए बी डी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे तो स्टेटमेंट चेंज है। इसका मतलब या तो ए एंड बी बनेगा या बी एंड डी बनेगा। पॉइंट समझ में आया? यानी कि या तो सेकंड बनेगा या थर्ड बनेगा। क्लियर? क्योंकि इसमें क्या है, ए बी डी आंसर बनेगा। अगर यहां पे थर्ड ऑप्शन आ जाता ए बी डी तो हम ए बी डी टिक करते। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे ये आ गया कि गांधी जी इन चीजों के ऊपर बिलीव तो करते हैं, लेकिन यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है उन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एक यही है कि वायलेंस नहीं चाहते, दूसरा सत्य की राह पे चलना, यानी कि सत्याग्रह के ऊपर बात करते हैं। तो इसका जो आंसर कौन सा बनेगा? बी और डी बनेगा राइट आंसर। सेकंड, बी और डी। समझ में आया? समझ में आया तुम्हें? बी और डी। चलिए जी, महात्मा, ये देखो यार, ये महात्मा गांधी जी के बारे में बताइए जी क्या है। अभी हमने बात करी थी ना, वो ओशन वाली बात करी थी कि अगर कुछ बूंदें खराब हैं, गंदी हैं, तो इसका मतलब पूरा ओशन गंदा नहीं है। और उसमें एक बच्चे ने एक स्टेटमेंट भी बोली थी, और ये स्टेटमेंट यहां पे है, दैट मींस पॉलिटिक्स एंड रिलीजन मस्ट गो हैंड इन हैंड। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन मस्ट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, और सीधी सी बात ये है कि, और बात ये भी है कि पॉलिटिक्स अगर कर रहे हो तो धर्म को बीच में मत लेके आओ, लेकिन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन। ये स्टेटमेंट इनकी दी गई है जी। आंसर नंबर सेकंड। चलिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए का फ्लैग लहराया था। और ये कहां पे लहराया था? जो आजाद हिंद फौज के आपके हेडक्वार्टर भी थे, और ये लहराया था 12 अप्रैल 1944 को, और ये था दैट इज द मणिपुर में। और जगह कौन सी थी? मोरियांग। पॉइंट समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन, ये आजाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर भी थे। ठीक है, ये आजाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर भी थे। पॉइंट समझ में आया? आंसर नंबर सी। यहां पे क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा है, तुम्हें लिटिल नॉलेज है, लिटिल नॉलेज जो तुम पढ़ते रहते हो। ठीक है ना भाई, इधर से कर ली, उधर से कर ली, 2-4 उधर से कर ली, 2-4 इधर से कर ली। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने तिरंगा कहां पे लहराया था। इन्होंने ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कौन से स्टेट को सबसे पहली बार आजाद किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो आंसर बनना था वो ये बनना था। फिर जो आजाद पूछते, अंडमान निकोबार को आजाद करवाया गया था, अंडमान का नाम रखा गया था शहीद, और निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज। पॉइंट समझ में आया? समझ में आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। और मैं तुम्हें बार बार कही आ रहा हूं कि ये जो हैं, ये हेडक्वार्टर हैं आजाद हिंद फौज के। तो अंडमान निकोबार कहां पे हेडक्वार्टर था हमारा? बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं पढ़ा हमने। एक चीज तो मैं और बताना चाहूंगा कि जो इनका फ्लैग था, फ्लैग जो आजाद हिंद फौज का फ्लैग था, वो क्या था? दैट इज दहाड़ता हुआ शेर, दैट इज अ रोरिंग लायन। ठीक है ना, रोरिंग लायन वॉज द सिंबल ऑफ द फ्लैग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। चलिए, ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें आज अभी बात करी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन आया था, जहां पे हमने दो बातें करी थी। गांधी जी पावर चाहते थे गांव में,
और दूसरा हमने क्या कहा था, काउ स्लॉटर्स को बंद कर दो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे जी। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जी की अगर मैं बात करूं, इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में पकड़े जाने वाले पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। 1941 पावनार महाराष्ट्र से ये पकड़े गए थे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे जो पकड़े गए थे, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त। ये तीसरे वाले पेपर में बहुत बार पूछते हैं, ब्रह्मदत्त। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी, ये वो पर्सन है जिन्होंने सर्वोदय प्लान बताया था जब देश आजाद हो गया था और हम प्लानिंग कमीशन बनाने की बात कर रहे थे। 1950 में इन्होंने ये प्लान दिया था, जयप्रकाश नारायण जी ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और ये जयप्रकाश नारायण जी जो लिंक करते हैं वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से लिंक करते हैं, ये ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू जी की अगर मैं बात करता हूं, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठी थी और उसके चेयरपर्सन थे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट तैयार करने वाले पर्सन भी कौन है आपके, जवाहरलाल नेहरू जी। फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट तैयार कब किया गया था, 1931 कराची सेशन में, जिसको चेयर कौन कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल जी चेयर कर रहे हैं। आंसर नंबर 4 गांधी जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो यार, अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, द्रविड़ा कज़गम, फाउंडर ऑफ द्रविड़ा कज़गम। मैंने तुम्हें अभी एक बात करी थी क्या, दैट इज द फाउंडर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिन्हें हम एल्डर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं। ये कौन है पर्सन, दैट वाज पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। आंसर नंबर 1। पेपर में देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन फंसा देते हैं जो हमें लगता है यार ये तो आ नहीं सकता। पेरियार वर्ड का मतलब एल्डर होता है तमिल भाषा में, याद रखना। ठीक है, तमिल भाषा में पेरियार मतलब सबसे बड़े भाई, जिसे हम कहते हैं बड़ा, दैट इज एल्डर। ओके, आचार्य विनोबा भावे हमने पढ़ लिया है। सी राजगोपालाचार्य आपको पता होना चाहिए, जब देश आजाद हो गया था फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ये बने थे, और लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के भी ये थे, कौन, राजगोपालाचार्य जी। तो आंसर नंबर 1 ईवी रामास्वामी नायकर जी। अगला बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने का लॉजिक क्या था। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया वर्ड जो है ये एक स्लोगन दिया गया है, यूसुफ मेहरली ने एक स्लोगन दिया था ये। अब यहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी गई थी 8 अगस्त 1942 को। यहां पे गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो। और ये करना मरना क्या था, करो और मरो का मतलब क्या था। गांधी जी ने कहा था आजादी लेते लेते, आजादी लेनी है मतलब आजादी लेनी है, नहीं तो इसके लिए मर जाना है हमने। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया और पूरे इंडिया में दंगे हो गए थे इनके ये बात कहने पे, डू और डाई। ठीक है, क्योंकि हमने गलत समझ लिया था। और ये जो मूवमेंट बन गई है ये एक हिंसाजनक मूवमेंट बन गई है। ओके, लेकिन इसके कोई लीडर नहीं थे, इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट। ओके, वायलेंट मूवमेंट थी। और यहां पे ग्वालियर टैंक जो महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है, वहां से तिरंगा लहराया गया था। और वो तिरंगा लहराया किसने था, अरुणा आसफ अली ने तिरंगा को लहराया था। और ऑल इंडिया रेडियो से इसका प्रचार कौन कर रहा था, उषा मेहता कर रही थी, उषा मेहता। अब ये सारे पॉइंट तो मैंने तुम्हें बता दिए, लेकिन क्वेश्चन यहां पे क्या है, क्वेश्चन यहां पे ये है क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में स्टार्ट हुआ था, क्रिप्स मिशन के फेलियर के कारण हुआ था। क्रिप्स मिशन जो है इसको अंग्रेजों ने भेजा था 1942 में, 1942। ठीक है, और किसने भेजा था, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ये विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि हाँ यार देखो सीधी सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इनके साथी थे, इंग्लैंड के साथी थे, वो कहते हैं भाई इनका साथ लो, अंग्रेज इंडियंस का साथ लो आप लोग, ऐसा तो हार जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था और क्रिप्स मिशन ने बोला था हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देंगे लड़ाई के बाद, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनेगा लड़ाई के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी लड़ाई के बाद, सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कमांडर इन चीफ जो डिफेंस पावर, फॉरेन पावर, फाइनेंस पावर वो हम रखेंगे। भाई तुम दे क्या रहे हो, डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे, भाई डोमिनियन स्टेटस की तो बातें पुरानी होगी, 1928 में मांगा था हमने,
ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने मांगा था, अब तो आजादी चाहिए, तो इसीलिए ये कैंसिल हुआ था। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या वर्ड यूज किया था? पोस्ट डेटेड चेक। समझ में आया? सो इसी के कारण जो है यहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी गई थी यहां पे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? थर्ड ऑप्शन बनेगा। ठीक है जी, ये आपकी कहानियां हैं आपके क्रिप्स प्रपोजल की। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी मूवमेंट है जहां पे हिंदू और मुसलमानों ने साथ दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुसलमानों ने साथ दिया था, क्योंकि अगर आपको याद हो उसी टाइम पे खिलाफत मूवमेंट भी चल रही थी, जिसमें टर्की के सुल्तान को उनकी सीट से हटाया गया था और भारत के जो मुस्लिम पीपल हैं वो दुखी थे और अंग्रेजों के अगेंस्ट थे। इस खिलाफत मूवमेंट के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन 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 लोगों ने इस चीज को, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं, गांधी जी को इन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बना दिया था और पूरा देश जुड़ गया था एक साथ। ये पूरी की पूरी मास बेस्ड मूवमेंट बन गई थी, पूरा का पूरा देश जुड़ चुका था। और ये मूवमेंट आपको मैंने बता दिया है 1 अगस्त को स्टार्ट हुई थी और 5 फरवरी को जो है चोरी चोरा हत्याकांड हो गया गोरखपुर में, 22 पुलिसमैन को जला दिया गया पुलिस चौकी के साथ। उसके बाद 12 फरवरी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने खत्म कर दी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट तो मैंने बता दिया, यहां पे साथ नहीं था कुछ भी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में, और ये किसके लिए था? इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के लिए। इसे हम 3 कथिया लगान के नाम से भी जानते हैं। और राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने लेके आए थे यहां पे। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए जी, गांधी जी के अकॉर्डिंग जो स्कोप है क्लास स्ट्रगल का और लव फॉर प्रॉपर्टी कैन बी रिड्यूस्ड बाय, हम कहते हैं ना मेरी जमीन मेरी जमीन मेरी जगह, ठीक है। और क्लास स्ट्रगल मतलब हम नीची जाति ऊपर जाति की बातें करते हैं, ये सारी चीजें खत्म कैसे हो सकती हैं? सीधी सी बात है, सब लोगों का वेलफेयर करो, सब लोगों को एक समान बात करो। तो ये कैसे की जा सकती हैं? जब हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक ट्रस्ट बनाएंगे। ट्रस्ट का मतलब एक ट्रस्ट जो होता है ना, उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उसमें अपना पैसा डालेंगे, जहां वो बड़े लोग जो हैं वो हमारे देश की सोसाइटी के लिए काम करेंगे और हमारे देश की एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम करेंगे। तो ये गांधी जी का प्रस्ताव था फॉर द क्लास स्ट्रगल को खत्म करने का, और प्रॉपर्टी जो हमारी है उसको भाई उसके प्यार वाला जो चीज है वो खत्म करने का। तो इसीलिए वो गांधी जी चाहते क्या है? दैट इज ट्रस्टिशिप की वो बात करते हैं। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सा पर्सन जो है वो मॉडरेट नहीं है? मॉडरेट नहीं है, देखिए मॉडरेट के तीन चीजें थे वो जो फॉलो करते थे: पेटिशन, प्रेयर, पेटिशन प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। ये क्या है कि ये लोग जो हैं मॉडरेट्स, नरम दल वाले, यही चीजें करते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करना चाहते थे। ये चाहते थे क्या? हम पेटिशन फाइल करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, बस, ठीक है। और इनका जरूरी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी तो सबसे पहले लोग जो थे वो मॉडरेट्स ही थे। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए उनको लगा कि मॉडरेट्स के तरीके अच्छे नहीं हैं, अब हमें थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग आ गए थे जिसमें लाल बाल पाल आते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग यहां पे जो लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो ये मॉडरेट नहीं है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक जी के थोड़े से पॉइंट जो फैक्ट्स है वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन फिरोज शाह मेहता बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्हें हम लाइन ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं, बॉम्बे का शेर। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन जो बनाई थी, इन्होंने बनाई है, याद रखना है पॉइंट तुम लोगों ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के साथ मिलके इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी। इंडियन एसोसिएशन कब? 1876, 1876। और इनका एक पेपर भी याद कर लो, बंगाली इनका पेपर था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी तो तुम्हें पता ही है कहानी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है फर्स्ट चेयरपर्सन आईएनसी के। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में मीटिंग हुई थी, 72 लोग आए थे और ये मीटिंग बॉम्बे में हुई थी और डिसाइडिंग प्लेस वाज पुणे। पुणे में हैजा कॉलरा फैला हुआ था, तब जाके बॉम्बे में शिफ्ट हुई थी और 1885 में, ओके 1885 में। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक जी, द फादर ऑफ स्वराज्य।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है तुम लोगों को, चीजें पता लग रही हैं कि हाँ यार ऐसी भी चीजें आती हैं एग्जाम में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, बताइए जी इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है यहां पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूर दूर तक नहीं है, यहां पे महात्मा गांधी जी आ गए। स्वदेशी मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर गलत हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले जी इन्वॉल्व हैं यहां पे। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ये सही है, और महात्मा गांधी स्वराज पार्टी गलत। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनाई गई थी और इसमें 2 लोग मेन थे, सी आर दास वाज द प्रेसिडेंट, सी आर दास वाज द प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू इज द सेक्रेटरी। ओके यस, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, सी ऑप्शन। कहानियां तुम्हें सारी पता है इनके बारे में क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसमें। ये अगेन इनके कुछ नाम हैं, निकनेम्स हैं, तो बताइए जी कौन सा पर्सन को किस नाम से बुलाया जाता है यहाँ पे। ये हमने वैसे पढ़ा भी है, कुछ नाम तो पढ़े हैं हमने, जैसे फ्रंटियर गांधी जी की अगर बात करें, ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहते हैं, तो ए का बनेगा 5वां। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। सो 5 और 3 कहां पे जुड़ा हुआ है, तो 5 और 3 यहां पे, यानी कि 1, 2 एंड 4 में जुड़ा हुआ है। उसके बाद है महामाना, महामाना कहते हैं मदन मोहन मालवीय जी को, ये बनेगा 1। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया कौन है यहाँ पे, एंड दैट इज वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो 5 3 1 2, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन 5 3 1 2। चलिए जी इंडियन नेशनल पार्टी बर्लिन में बनाई गई थी, इंडियन नेशनल पार्टी बर्लिन में बनाई गई थी 1914 में, 1914 में। ये किसके द्वारा बनाई गई, इसमें बहुत सारे पर्सन हैं, जैसे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल इस पार्टी के मेंबर हैं। तारकनाथ दास इस पार्टी के लीडर हैं, आई मीन वन ऑफ द फाउंडर्स में आ जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद बरकतुल्ला, मोहम्मद बरकतुल्ला ये इस पार्टी के लीडर हैं आपके, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप इस पार्टी के लीडर हैं, ठीक है। और वीरेंद्र नाथ, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इस पार्टी के लीडर हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये नाम तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये है आपके सी पिल्लाई, चंपा करमन पिल्लाई। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर, आंसर नंबर डी, यस। चलिए जी, ये याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। बलिया जो उत्तर प्रदेश में है, यहां पे आपकी पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, और यहां पे लीडर का नाम क्या था, चिट्टू पांडे, चिट्टू पांडे। बलिया में उत्तर प्रदेश में एक पैरेलल गवर्नमेंट आपकी बनाई गई थी। ओके, ये तो तुम्हें कहानियां मैंने तुम्हें बता दी हैं। गांधी जी को जब, अच्छा एक चीज तुम्हें मैं बता दूं, 8 अगस्त को लॉन्च किया था क्विट इंडिया, 9 अगस्त को आईएनसी ने लॉन्च कर दिया। भाई भारत देश में तो पूरी की पूरी क्या हुआ, क्या तहलका मच रखा है, ठीक है ना। तो ये तहलका मच रखा है, तो ऑब्वियसली बात है इनको पकड़ा जाएगा महात्मा गांधी जी को कि भाई इन्होंने डू और डाई बोला है। तो इनको आगा खान पैलेस में रोका गया था, ये ध्यान रखना, आगा खान पैलेस, वहां पे बंदी बना के रखा गया था। बॉम्बे में इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन बनाया गया था, बॉम्बे में। और इसका आइडिया क्या था, एक्चुअली इस इंडियन सिविल लिबर्टी का आइडिया क्या था, अपोज द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट पता कौन सी है, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है। सरकार को अपोज करना है, सरकार को, बस वो हां करे हम ना करेंगे, तो ये बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे ये है, इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन 1936 में किसने सेटअप करी थी, दैट इज बाय द जवाहरलाल नेहरू जी। आंसर नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 3, ठीक है। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी का एक पेपर याद रख लो, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, ओके। और नेशनल हेराल्ड, इनका ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री,
और लेटर टू डॉटर्स, बंच ऑफ लेटर टू डॉटर्स, लेटर टू डॉटर्स, ठीक है, ये पेपर वगैरह हैं इनके लिखे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की ऑटोबायोग्राफी इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। बाल गंगाधर तिलक जी गीता रहस्य बुक लिखी है, आर्कटिक होम टू वेदास इन्होंने लिखी है। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है। चलिए जी, आंसर नंबर थर्ड, जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा नेहरू। नाइनटीन 1937 में यहां पे गांधी जी बेसिक एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। भाई अपने लैंग्वेज में जो आप मदर भाषा, आपने मातृभाषा, मदर लैंग्वेज जो आपने सीखी है, वर्नैकुलर सीखा है, अपनी भाषा तुम्हारी, तो ये कहां पे ये सेशन था? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्धा कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने बोला था कि एक बेसिक एजुकेशन तो आनी चाहिए। और यहां पे इसकी एक कमेटी बिठाई गई थी और उस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे आजाद भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये ध्यान रखना है, समझ में आया जी। और इनका जो मेन मुद्दा था जाकिर हुसैन जी का, इस कमेटी का मेन मुद्दा ये था कि नॉर्मल ठीक है यार, तुम्हें बेसिक एजुकेशन आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर आप लोग लेबर का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक एजुकेशन आनी चाहिए। तो इसका मतलब मेन मुद्दा क्या है? एजुकेशन प्लस स्किल्स। स्किल्स जो आप सीख रहे हैं वहां पे अपने काम में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो उसमें, और प्लस आपको पढ़ाई लिखाई, एक बेसिक एजुकेशन आनी चाहिए। तो ये कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन बात कर रहे हैं। ये वर्धा कॉन्फ्रेंस की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ पे हर पर्सन को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट होना है, ये मुद्दा है मेन। एओ ह्यूम के बारे में इनमें से स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉट ट्रू पूछा है यहां पे, नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है यहां पे, जल्दी से जल्दी बताइए। ही वॉज एन ऑर्थिनोलॉजिस्ट, मतलब पक्षियों की स्टडी करने वाले थे, ये थे बर्डमैन थे ये इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर थे, ये भी सही है। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनवाया था, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कांग्रेस असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले अंग्रेज जो चेयरपर्सन बने थे वो कौन थे? दैट इज जॉर्ज ह्यूल, जो पहले चेयरपर्सन बने थे। 1888 का सेशन था, इलाहाबाद का सेशन। तो ये एओ ह्यूम ने चेयर नहीं किया, कुछ चेयरपर्सन नहीं बने हैं ये। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट, आंसर नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर जी, बिगेस्ट पेजेंट गुरिल्ला वॉरफेयर, ये कहां की मूवमेंट है? ये है जी आपकी तेलंगाना के अंतर्गत। आंसर नंबर 4। 1946 में पहली करी, फिर 47 में करी। ये इन्होंने इस तरीके की करी है, तेलंगाना मूवमेंट को बोला जाता है। अब जो बच्चे कह रहे हैं ये तेभागा मूवमेंट को टिक कर रहे हैं, ये बंगाल में 1946 में ये भी थी, और ये आपकी क्रॉप के शेयर के लिए था। जाने के इन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों को पहले क्या करते थे, 60% शेयर ले जाते थे, 66 के आसपास ले जाते थे, अब ये 33% के आसपास जो है वो देने की बात कर रहे हैं तेभागा मूवमेंट में। लेकिन ये गुरिल्ला वॉरफेयर वाली जो मूवमेंट थी वो तेलंगाना मूवमेंट थी। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ट्रस्टीशिप के बारे में तुम्हें कॉन्सेप्ट में बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्टीशिप? ट्रस्टीशिप काउंसिल का मतलब क्या है, ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि यहां पे बड़े बड़े लोग आगे बैठेंगे और देश की सोसाइटी के लिए काम करेंगे, वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और सोसाइटी को इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो बदलेंगे यहां पे। तो क्या है जी यहां पे? ट्रांसफॉर्म द कैपिटलिस्ट सोसाइटी इनटू द इगैलिटेरियन सोसाइटी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। पॉइंट समझ में आया? समझ में आया? आंसर नंबर बी। ये आपको बताना है, ये एजुकेशन के साथ संबंधित है आपका।
जी, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, प्राइमरी एजुकेशन के साथ संबंधित है। वर्धा स्कीम 1937 अभी हमने डिस्कस किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, यूनिवर्सिटी एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था, जहां पे इन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगी थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। राधा कृष्णन कमीशन 1948 में आया था, जहां पे ये भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो 4 3 2 1 बनेगा, कहां पे ऑप्शन 4 3 2 1 इज द डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। चलिए जी, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ने कौन सा शहर नहीं बनाया है? जी, कौन सी पर्सनैलिटी ने कौन सा शहर नहीं बनाया है? पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टी ने बनाया है, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमद शाही वन ने, मद्रास फ्रांसिसी डे ने, कलकत्ता ना 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 कलकत्ता जॉब चार्नॉक, जॉब चार्नॉक। तो आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, ठीक है, आंसर नंबर 4। रेओतवाड़ी प्रथा जो थी सबसे पहली बार मद्रास में स्टार्ट करी थी। अभी हमने डिस्कस किया था, एक एक किसान टैक्स भर के आएगा, और वो कौन है पर्सन, कौन है पर्सन? वो थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड, ठीक है। ये मैकार्टनी कौन है? मैकार्टनी रेडक्लिफ है, ये मैकार्टनी रेडक्लिफ है ये, ठीक है। ये वही है लाइन खींचने वाला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसने लाइन खींची थी, ओके। और एल्फिंस्टन ने एक यूनिवर्सल लॉ बताने की बात करी थी। एल्फिंस्टन ने क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल लॉ, वो एक यूनिवर्सल लॉ लग जाए आपका, 1827 में इन्होंने बात करी थी, 1827 में, ओके। और फिर उसके बाद कानून और भी चेंज हुए थे। 1833 में प्रॉपर तरीके से इनेक्टमेंट हुई थी इस चीज की। 1827 में इन्होंने क्रिमिनल लॉ के लिए बात करी थी, 1833 में इनेक्टमेंट हुई थी आपकी इस चीज की। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, समझ आया जी? हाँ, समझ में आया? जॉन लॉरेंस की अगर मैं बात करता हूं, ये हेनरी लॉरेंस के भाई हैं, और पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अंदर भी एक मेंबर थे। जब सिख वॉर चल रही थी 1845 से 46 में पहली वॉर हुई थी, 48 से 49 में सेकंड वॉर हुई थी, ब्रिटिश सिख वॉर। तो जॉन लॉरेंस यहाँ पे प्रेसिडेंसी में चेयरपर्सन रहे थे, और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन में, और इनको बोला जाता है सेवियर ऑफ पंजाब। पंजाब को बचाने में इनका, सेवियर ऑफ पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इनको बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है जॉन लॉरेंस का। तो आंसर नंबर सी। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सत्याग्रह, सत्य की राह के ऊपर चलने के लिए आपको इनमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? गांधी जी क्या कहते हैं? कॉपरेट ना करो, ठीक है, कॉपरेट ना करो, जो बोल रहे हैं उनको मत मानो, और जो है बायकॉट कर दो। तो दैट इज द सत्याग्रह, दैट इज नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बायकॉट। So this is the 3 form of the सत्याग्रह, सत्य की राह के ऊपर चलना, नॉन कॉपरेट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बायकॉट। आंसर नंबर 1। लॉर्ड कर्जन की वाइसरॉयल्टी में इनमें से कौन सी चीज नहीं हुई थी? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी बना था, बिल्कुल बनाया गया था इनके टाइम पे। दिल्ली दरबार सजाया गया था, बिल्कुल सजाया गया था। इंडियन नेशनल ना इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे? डफर, लॉर्ड डफरिन। तो ये नहीं था। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। तो इसका आंसर क्या बन गया जी आपका? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सोशलिज्म इज इसेंशियली ए मूवमेंट ऑफ, सोशलिज्म सोसाइटी के लिए काम करो, ठीक है। क्लास स्ट्रगल की बात करी गई थी यहां पे। हु इज द फादर ऑफ सोशलिज्म? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी, दास कैपिटल, याद रखना, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स, कार्यकर्ताओं की ये एक लड़ाई है, नॉट मिडिल क्लास,
मिडिल क्लास का कुछ नहीं था भाई, वर्कर था, वर्कर क्लास और एलीट क्लास, उसमें लड़ाई चल रही है यहां पे। तुम्हें कुछ नहीं आता। इनमें से इनकरेक्ट मैच बताइए जी क्या है? इनकरेक्ट मैच, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में सेटअप करी गई थी और इसके स्टार्ट करने वाले पर्सन सर सैयद मुर्तजा खान थे। गलत भाई, सर सैयद मुर्तजा नहीं था, अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान। तो पहला ही गलत हो गया है आपका, पहला ही आपका इनकरेक्ट मैच हो गया है। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी सही है। जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय जी। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1। आगे बात कीजिए, ये हमने अभी बात करी थी, पॉलिटिक्स धर्म से अलग नहीं हो सकती। तो भाई ये किसने बोला था? अभी हमने बात करी थी, गांधी जी ने। बाकी 4 ऑप्शन जो हैं उनके बारे में हमने आज पढ़ लिया है, डिटेल में डिस्कस किया है, तो हम नहीं डिस्कस करेंगे वो। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन द 19th सेंचुरी कौन है? अब इसमें 100% तुम क्वेश्चन गलत करोगे, क्योंकि तुम क्वेश्चन जो है इसको पढ़ नहीं रहे होगे और टिक कर दोगे फटाफट फटाफट, टिक 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 करो और निकलो आगे, और आंसर गलत। ठीक है, तो यहां पे पहली बात तो इन्होंने बोला है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। अगर इतना सा क्वेश्चन आता तो इसमें 2 पर्सन जुड़ जाते हैं, आदि शंकराचार्य जी जुड़ जाते हैं, आदि शंकराचार्य भी जुड़ते हैं, ठीक है ना। और लेकिन अब क्वेश्चन ये है 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी, पॉइंट समझ में आया? तो उसके केस में है स्वामी विवेकानंद। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांता फिलॉसफी के बारे में बात करी है, ठीक है, और इन्होंने इंडियंस एंड अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर वर्ड यूज किया है, वेदांता फिलॉसफी को फॉलो किया है। रामाकृष्ण नाम मिशन जो बात करी है इन्होंने, जो इनके गुरुजी हैं उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाया है यहां पे, और इसी कारण ये पुस्तकें योगा को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसीलिए ये पुस्तक भी यही लिखते हैं, राजयोग, कर्मयोग, ये लिखते हैं पुस्तकें कौन? विवेकानंद जी। और ज्ञान योग, ठीक है, और भक्ति योग, ये पुस्तकें कौन लिख रहे हैं जी? विवेकानंद जी लिख रहे हैं यहां पे। पॉइंट समझ में आया? आंसर नंबर डी, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। अब यहां पे विवेकानंद जी पढ़ रखे हैं, दयानंद जी पढ़ रखे हैं, शंकराचार्य जी के बारे में बता दिया, राजा राममोहन राय जी के बारे में। 2 पॉइंट और बता देता हूं तुम्हें। ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं ये, 1828 कलकत्ता में, और इनका पेपर याद कर लो, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, याद रखना है पॉइंट तुम लोगों को। तो आंसर नंबर बी, विवेकानंद जी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कौन पर्सन है वो पौंडीचेरी के अंदर गवर्नर है, और कौन पर्सन चाहता है कि फ्रेंच जो है एक पावरफुल कंपनी बन जाए? जी, ये कौन चाहता है? ये डुप्लेक्स चाहता है, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स चाहता है। पॉइंट समझ आया? अंग्रेजों ने फ्रेंच आर्मी को बैटल ऑफ वेंडिबॉश में हराया था कंप्लीटली, 1760 में कंप्लीटली हरा दिया। आंसर नंबर 4, दैट इज, कौन है पर्सन? दैट इज डुप्लेक्स।